हम माजरत ख्वाह हैं, टेक्निकल खामी की वजह से प्रोग्राम दरमियान में कट गया था। आपके सामने एक दफ़ा फिर हाजिर हैं, आपको बताते चलें आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, और वो ये है कि हुसैन नवाज की तरफ से जवाब जमा कराया गया मनी ट्रेल का, और कतरी शहजादे का एक और ख़त सामने आ गया। सवालात पैदा हो रहे हैं। पहला सवाल ये कि इन तमाम डॉक्यूमेंट्स का तहरीक इंसाफ इस पर क्या सवाल उठाएगी, जजेस क्या सवाल करेंगे, और ये डॉक्यूमेंट्स अगर मौजूद थे तो इतना देर से सामने क्यों आए हैं। मनी ट्रेल की तफसीलात आज हुसैन नवाज की तरफ से जमा कराई गई है। इसके अलावा जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का जवाब भी अदालत में जमा करा दिया गया है। इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से हम बहुत सारे सवालात उठाते रहे, वो सवालात शरीफ खानदान के सामने रखते रहे। जो जवाबात आए हैं उसमें से उन मुतादिद सवालात के भी जवाब हैं जो हम इस प्लेटफॉर्म से उठाते रहे, उन सवालात के जवाब हैं जो जजेस उठाते रहे। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के वकला ने उठाए, शेख रशीद साहब ने उठाए, हसन और हुसैन नवाज की तरफ से सलमान अकरम राजा ने जवाब जमा कराया, जिसमें कारोबार की तफसीलात और ज़राए की दस्तावेज़ात भी जमा करवाई गई हैं। और अब तक जो सवालात उठे हैं उनका जवाब दिया है। ना सिर्फ जवाब दिया है बल्कि इसकी सपोर्ट में कुछ ऐसी दस्तावेज़ जमा कराई हैं जो सवाल पैदा कर रही हैं। साथ ही दावा किया है कि एक एक दस्तावेज़ मुसद्दिका है और इसकी मुतालिका हुक्काम ने तस्दीक की हुई है। हम आपको हुसैन नवाज के जवाब से मनी ट्रेल बताते हैं जो उन्होंने साबित करने की कोशिश की है, और उसके बाद तहरीक इंसाफ से पूछेंगे इस पूरे मनी ट्रेल को चैलेंज कैसे किया जा सकता है कानूनी ज़बान में। 1980 से 2006 तक क्या होता रहा, पैसा कहां से आया कहां गया, दुबई से कतर, कतर से जद्दा और कतर से लंदन, दुबई स्टील मिल से लंदन के फ्लैट्स तक की तफसीलात आपके सामने रखते हैं जो आज जवाब में जमा कराई गई है। मामला शुरू होता है 1973 से, जब शरीफ खानदान ने दुबई में गल्फ स्टील मिल कायम की। यह स्टील मिल दुबई हुकूमत के ताउन और बैंक के कर्जों से कायम की गई, ये शरीफ खानदान कहता है। 1980 में दुबई की स्टील मिल बेची गई। सवाल उठता रहा कि यह मिल तो खसारे में थी, फिर कतर में सरमायाकारी कैसे की गई, इस मिल को बेचकर 12 मिलियन दिरहम कैसे मिल गए जो कतर में सरमायाकारी के लिए लगाए गए। इस सवाल का जवाब आज हुसैन नवाज ने दिया है, और साथ ही जिसने दुबई की स्टील मिल मियां शरीफ से खरीदी उसका बयान हल्फी भी जमा कराया है। ये बयान हल्फी दो ज़बानों में है, अंग्रेजी ज़बान में भी है, और बयान हल्फी के मुताबिक अब्दुल रहमान अब्दुल्ला का कहना है, ये वो शख्स हैं अब्दुल रहमान अब्दुल्ला जिन्होंने ये मिल खरीदी, उनका कहना है कि मैं हल्फिया कहता हूँ कि गल्फ स्टील मिल मियां मोहम्मद शरीफ से मैंने खरीदी। 14 अप्रैल 1980 को खरीदारी का अमल मुकम्मल हुआ। गल्फ स्टील मिल की कुल कीमत 33 मिलियन 3,75,000 दिरहम थी जो अदा की। मुआहदे के तहत ये रकम मियां शरीफ को अदा की गई और 100% शेयर्स खरीदे गए, जैसा कि शरीफ खानदान कहता है कि 2 हिस्सों में ये मिल बेची गई। साथ ही हुसैन और हसन नवाज ने अपने जवाब में तारिक शफी का बयान हल्फी भी जमा कराया है, जो ये बताता है कि जब कंपनी खसारे में थी तो इसके 75% शेयर 21 मिलियन दिरहम में फरोख्त किए गए इन्हीं शख्सियत को, जिनका बयान हल्फी है कि मैंने ये मिल खरीदी, और बाकी 25% शेयर्स भी इन्हीं शख्सियत को 1980 में 12 मिलियन दिरहम के एवज फरोख्त कर दिए गए। और तारीख इस बयान हल्फी में वही लिखी है जो पहले बयान की गई है दुबई की उस शख्सियत की तरफ से जिन्होंने ये मिल खरीदी अपने बयान हल्फी में। यूं 100% शेयर्स की रकम 33 मिलियन दिरहम बनती है। 1980 में 25% शेयर फरोख्त करने से मिलने वाली 12 मिलियन दिरहम रकम कतर में सरमायाकारी की गई। पहले इन्होंने ये इस्टेब्लिश किया है कि जिसने हमसे खरीदी, मियां शरीफ से खरीदी, उसका बयान हल्फी भी शामिल है। जिसने पैसे कलेक्ट करके कतर में जमा कराए उसका बयान हल्फी भी शामिल है। उसके बाद आगे इस बात का एतराफ़ नवंबर 2016 में सामने आने वाले कतरी शहजादे के खत में किया गया। फिर सवाल ये उठा कि पैसे दुबई से कतर कैसे मुंतकिल हुए, और ये उठता रहा कि जी बैंकिंग ट्रांजेक्शन दें, बैंकिंग ट्रेल दें। आज जो जवाब जमा कराया गया है उसके मुताबिक 22 दिसंबर को लिखे गए कतरी शहजादे के दूसरे खत में ये जवाब दिया गया है जो आज अदालत में जमा कराया गया। दूसरे खत में ना सिर्फ कतरी शहजादे ने अपना पूरा प्रोफाइल दिया है, साथ ही अपने कारोबार की तफसीलात लिखी हैं। कतरी शहजादे के दूसरे खत के मुताबिक मियां शरीफ ने 1980 में कतर में तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख कतरी दिरहम की सरमायाकारी की। शरीफ खानदान की तरफ से कतर में सरमायाकारी कैश की सूरत में की गई। ये खत कह रहा है कि हमने किसी बैंकिंग चैनल से 12 मिलियन दिरहम नहीं लिए थे, कैश की सूरत में लिए, क्योंकि उस वक्त कतर में कारोबार कैश की सूरत में ही किया जाता था। यह भी कतरी खत कहता है। 12 मिलियन दिरहम की सरमायाकारी के नतीजे में शरीफ खानदान का सरमाया 2005 में $80 लाख हो गया। ये बकाया जात नीलसन और नेस्कोल की के बेरर शेयर्स की सूरत में मियां शरीफ की ख्वाहिश के मुताबिक हुसैन नवाज शरीफ को अदा कर दिए गए। ये कतरी शहजादे का दूसरा खत कहता है। तारिक शफी ने अपने बयान हल्फी में कहा है कि उन्होंने 12 मिलियन दिरहम की नकद रकम खुद कतरी खानदान के सुपुर्द की दुबई स्टील मिल बेचने के बाद। सवाल ये उठता है कि जद्दा की स्टील मिल कैसे लगाई गई।
इसके लिए सरमाया कहां से आया, 12 मिलियन दिरहम से क्या कुछ किया गया। तो ये सवाल हमने अपने प्रोग्राम में शरीफ खानदान के माली मुशीर हारून पाशा के सामने रखा, तो उन्होंने कहा कि दुबई की मिल से कतर में सरमायाकारी की गई और फिर जद्दा की मिल भी इसी से कायम की गई। 80 में बेची मिल, 12 मिलियन दिरहम मिला, वो इन्वेस्ट होके किस तरीके से इंटरेस्ट रेट्स पे या प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में मल्टीप्लाई हुआ, कब कितना पैसा वहां से निकाल के सऊदी अरब की मिल में लगाया, कितना रह गया, ये सारे के सारे फाइनेंशियल ट्रेल के तौर पर आप कल बताएंगे अदालत। देखिए जी, ये हमारे वकला की सवाबदीद है कि वो किस हद तक तफसीलात देते हैं और जिस हद तक उन्होंने मुनासिब समझा कोर्ट को सेटिस्फाई करने के लिए। कोर्ट के कुछ सवालात हैं, उनके इंशाल्लाह हम सेटिस्फैक्टरली जवाब देंगे। अब ये सवाल हमने रखा, उन्होंने कहा दिया जाएगा। हुसैन नवाज के आज के जवाब जमा कराया गया उसके मुताबिक कतर में जो 12 मिलियन दिरहम की सरमायाकारी की गई उसके मुनाफे से कतर ने शरीफ खानदान को 2001 से 2004 में तक के दरमियान अजीजिया स्टील मिल लगाने के लिए $5.4 मिलियन की सरमायाकारी दी। इसके अलावा अजीजिया स्टील मिल लगाने के लिए बैंकों से कर्जा लिया गया और फिर यह मिल 2005 में बेची गई और 63 मिलियन रियाल में बेची गई और इसके 3 चेक्स की कॉपी भी जवाब में मुंसलिक की गई है। ये वाहिद बैंकिंग ट्रेल है जो दिया गया है मनी ट्रेल के साथ साथ, और इसमें बाकायदा तौर पर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस का जिक्र है। और साथ ही हुसैन ने बताया है कि अजीजिया स्टील मिल जद्दा 2005 में फरोख्त की गई और वो अब भी सऊदी अरब में स्टील के कारोबार से ही वाबस्ता है और इससे मिलने वाले मुनाफे से वो वजीर आजम नवाज शरीफ को तोहफे में पैसे भेजते हैं। इसके अलावा एक और सवाल ये उठता रहा कि कतर में 12 मिलियन दिरहम की सरमायाकारी ने क्या अंडे बच्चे दिए कि लंदन के फ्लैट्स भी मिल गए, जद्दा की स्टील मिल भी लग गई, ऐसा कैसे मुमकिन हुआ। और हमने ये सवाल भी रखा था कि अगर ये सब कुछ कतर के पैसों से हो गया तो हसन नवाज को 2002-2003 में लंदन में सरमायाकारी के लिए पैसे किसने दिए। ये सवाल भी हमने शरीफ खानदान के सीईओ के सामने रखा था, तो उन्होंने कहा था इसकी तफसीलात भी बताई जाएंगी अदालत में। हुसैन नवाज शरीफ ने जवाब दिया है कि हुसैन नवाज ने 1980 में कतर में सरमायाकारी से 2006 में लंदन फ्लैट्स की मिल्कियत की मुंतकली तक की पूरी तफसील बताई है। हुसैन नवाज की जमा कराई गई दस्तावेजात के मुताबिक 1980 में 12 मिलियन दिरहम की सरमायाकारी की गई और इसमें से सन 2000 में पहली दफ़ा रकम निकाली गई कतर से ली गई। और जो डॉक्यूमेंट आप अपने सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं उससे ये बताया गया है कि उस वक्त शरह सूद बहुत ज़्यादा थी और उस शरह सूद पर अगर आप देखें कितना इंटरेस्ट रेट मिलता 12 मिलियन दिरहम पर, तो वो कंपाउंड होता, अक्रू होके इतना ही अमाउंट बनता जितना कि बताया गया है और वो पूरा का पूरा इस डॉक्यूमेंट में दिया गया है। इसी दौरान सरमायाकारी में मुनाफा होता रहा। 2000 में इसी सरमायाकारी से अल-तौफीक केस की अदायगी की गई और इस दौरान शरीफ खानदान का सरमाया कतर में रहा। यानी कि जो अल-तौफीक केस जिसके बारे में बात की जाती रही है कि वो पैसे कहाँ से आए, और हमने सुलेमान शहबाज के आगे सवाल रखा था कि भाई अगर कतर का सारा पैसा मिल गया हुसैन नवाज को तो अल-तौफीक केस में मियां शहबाज शरीफ और अब्बास शरीफ ने और मियां शरीफ ने वो 34 मिलियन डॉलर कैसे सेटल किए। तो ये भी बताता है कि वो भी इसी पैसे से हुए। 1980 में सरमायाकारी की गई, रकम 12 मिलियन दिरहम यानी $32 लाख बनी और इस पर हर साल मुनाफा होता रहा। 19 साल तक यानी 1999 तक ये सरमाया कतर में रहा और इसका मुनाफा बढ़कर $2 करोड़ 17 लाख हो गया। 2000 में पहली दफा अल-तौफीक केस में $80 लाख की अदायगी की गई और इसी मुनाफे से की गई। इस अदायगी के बाद कतर में लगाया गया पैसा कम होकर $1 करोड़ 37 लाख हो गया और दस्तावेज के मुताबिक इसी सरमायाकारी से अजीजिया स्टील मिल जद्दा के लिए 2001, 2002 और 2003 में पैसे दिए गए। इसके अलावा 2001, 2002, 2003 और 2004 में पैसे वजीर आजम नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज को भी दिए गए। इन सब के बाद 2006 में $80 लाख बाकी बचे, जिसके बदले में कतरी खानदान ने लंदन के चारों फ्लैट्स हुसैन नवाज शरीफ को मुंतकिल कर दिए। यानी जो केस आज तक बना उसमें अल-तौफीक केस, हुदैबिया पेपर मिल्स केस और हसन नवाज की पहली की इन्वेस्टमेंट भी आज के जवाब में इसी से जस्टिफाई की गई है कि कतर में जो इन्वेस्टमेंट हुई उसी से वो पैसा निकाला गया। अब आम बात यह कि सारी डील के 3 नुमाया किरदार अब इस दुनिया में नहीं रहे। मियां शरीफ ने कतर में सरमायाकारी की, वो 2004 में चल बसे। मियां शरीफ ने हम्माद बिन जासिम के वालिद से डीलिंग की जो 1991 में चल बसे। फिर उसके बाद हम्माद बिन जासिम के बड़े भाई भी 1998 में दुनिया से चले गए, यानी तीनों अब इस दुनिया में नहीं रहे। इसके बाद अल-थानी खानदान के हम्माद बिन जासिम सामने आए हैं जिन्होंने अब ये दूसरा खत भी भेजा है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ की तरफ से इल्ज़ाम लगता है कि नीलसन और नेस्कोल नामी ऑफशोर कंपनी 1993 में शरीफ खानदान ने कायम की, उन्हीं ने खरीदी थी। ये झूठ है कि 2006 में उन्हें मिली और अपनी इब्तिदा से ये कंपनियां शरीफ खानदान की मिल्कियत है। मगर हुसैन नवाज शरीफ ने अपने जवाब में इस शख्स का बयान हल्फी भी जमा कराया है जिसका नाम है लॉरेंस रेडले, और उसने एतराफ़ किया है कि वो लंदन फ्लैट्स खरीदने वालों के वकील थे। उन्होंने ये फ्लैट्स 1993 से 1996 में खरीदे और ये चारों फ्लैट्स 2 ऑफशोर कंपनियों के जरिए खरीदे गए और उन्होंने अपने मौक्किल का नाम तो नहीं बताया मगर इस की बात की तस्दीक जरूर की कि उनके मौक्किल शरीफ खानदान में से कोई नहीं था। ये भी बयान हल्फी उस वकील की तरफ से जमा कराया गया जिसने नीलसन और नेस्कोल
की डील कराई थी, वो कह रहा है कि शरीफ खानदान के लिए मैंने वो डील नहीं कराई थी। इसके अलावा एक केस के बारे में भी तफसीलात सामने लाई गई हैं। 1999 में लंदन की अदालत में चलने वाले अल-तौफीक केस के पैसों की अदायगी एक बहुत बड़ा मसला बनी रही। इसके बारे में वो इल्जामात लगते रहे। 2 इल्जाम खासतौर से सामने आए। पहला ये कि अदालत ने अपने फैसले में लंदन के 4 फ्लैट्स बेचकर अल-तौफीक कंपनी को अदायगी का हुक्म दिया था। तहरीक इंसाफ भी ये केस उठाती रही। साथ ही इल्जाम लगता रहा कि अदालती फैसले के मुताबिक $34 मिलियन की अदायगी कैसे की गई, इसके लिए पाकिस्तान से पैसे मनी लॉन्डर किए गए। इस हवाले से हमने मियां शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज से भी पूछा तो उन्होंने दावा किया कि उनके दादा ने पैसों की अदायगी की होगी। मसला यह है कि $34 मिलियन कंप्लेनेंट ने इन फ्लैट्स का जिक्र किया, फिर वो फ्लैट्स का नहीं मामला हुआ, मगर बाद में $34 मिलियन सेटल हुए। वो कैसे हुए, कैसे पे किए शहबाज शरीफ साहब ने, मियां अब्बास शरीफ साहब ने या मियां शरीफ साहब ने, वो कैसे पे हुए अल-तौफीक केस में $34 मिलियन? देखें, वो केस जो है हुदैबिया का, उसमें वो क्वाश हो चुका है। उस पर नैब ने भी इन्वेस्टिगेशन की और लाहौर हाई कोर्ट का उसके ऊपर डिसीजन आ चुका है। मैं तो उस वक्त पढ़ रहा था, मुझे अभी ऑफ हैंड इल्म नहीं है, लेकिन इतना मैं ज़रूर आपको बता सकता हूँ कि वो जब भी सेटलमेंट हुई, मेरे वालिद उस वक्त जो थे वो लांडी जेल में थे कराची में। तो अगर लेट मियाँ शरीफ साहब ने, मेरे दादा ने कोई सेटलमेंट की, उसकी डिटेल्स मुझे पता नहीं है, लेकिन वो केस क्वाश हो चुका है और उस पर लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट आ चुकी है। अब सुलेमान शहबाज साहब कह रहे थे कि उन्हें उसकी डिटेल्स नहीं पता। ये मामला मुसलसल तहरीक इंसाफ उठाती रही। आज हुसैन नवाज शरीफ की तरफ से इन सवालात का जवाब भी दिया गया है और इन दोनों इल्जामात का जवाब ये दिया गया कि उन्होंने कहा कि अपने जवाब में लिखा है कि अल-तौफीक केस में $80 लाख की अदायगी कतर की सरमायाकारी से ही निकाल कर की गई। और हुसैन नवाज शरीफ के जवाब की सपोर्ट में अल-तौफीक केस के फरीक शेजी नकवी का बयान हल्फी जमा कराया गया है, जिसके मुताबिक अल-तौफीक केस में $80 लाख की अदायगी के बाद मामला तय पा गया। यानी वो शख्स जिसने दावा कर रखा था शरीफ खानदान पर, उसका बयान हल्फी जमा कराया गया है कि मामला तय पा गए थे $80 लाख के बाद, और इसके बारे में अदालत को भी बता दिया गया था। साथ ही उन्होंने अपने बयान हल्फी में एक इल्जाम का भी जवाब दिया है कि उन्होंने रहमान मलिक की रिपोर्ट से देखकर अदालत को यह बताया था कि शरीफ खानदान के पास लंदन में 4 फ्लैट्स हैं और अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि अगर ये चारों फ्लैट्स शरीफ खानदान के हैं तो उन्हें बेचकर अल-तौफीक कंपनी को अदायगी की जाए। उन्होंने कहा कि ये चारों फ्लैट्स कभी भी कर्जे के लिए रहन नहीं रखे गए थे, यानी अदालत ने कहीं नहीं लिखा कि ये फ्लैट शरीफ खानदान के हैं। अब दरख्वास्त गुजार ने भी मान लिया है कि उन्होंने FIA की रिपोर्ट देखकर अदालत में दावा किया कि शरीफ खानदान के लंदन में 4 फ्लैट्स हैं। हुसैन नवाज ने इन दोनों सवाल ये दिया है। शेजी नकवी अल-तौफीक कंपनी के नुमाइंदे और इस केस में दरख्वास्त गुजार हैं और उनके बयान हल्फी की अहमियत है। क्या अदालत इस बात को भी मानेगी? इसके अलावा हुसैन और हसन नवाज ने अपने जवाब में शरीफ खानदान के 1980 से आज तक के होने वाले कारोबार की तफसीलात, अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क की तफसीलात भी जमा कराई हैं। अदालत इस बात को किस तरीके से मानती है, दुबई स्टील मिल के मामले को किस तरीके से मानती है, ये देखना बहुत ज़्यादा अहम होगा। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तकरीर क्या इस बात से साबित होगा कि अमूमी तौर पर दुरुस्त थी, इसमें तजाद नहीं था, खुद उनके बयान अमूमी थे, या इसके अलावा हुसैन नवाज ने गार्जियन अखबार में छपने वाले कुलसूम नवाज के बयान को गलत करार दिया है, अखबार साबित करे कि वज़ीर आज़म की अहलिया ने यह बात कही है, ये भी कहा है। इसके अलावा हुसैन नवाज ने ऑफशोर कंपनी नीलसन और नेस्कोल के बेरर सर्टिफिकेट की तफसीलात भी दी है और ये सर्टिफिकेट उन्हें अलसानी खानदान के नुमाइंदे ने दिए थे, ये कहा है। अब अहम शवाहिद हैं जो केस का रुख बदल सकते हैं, मगर इन्हें अदालत में साबित होना है, जजेस ने इस पर सवाल करने हैं। अहम सवाल यह है कि तहरीक इंसाफ इनको कैसे झूठा साबित करेगी, मगर एक और अहम सवाल यह है कि शरीफ खानदान ने इतने अहम डॉक्यूमेंट्स इतनी देर से क्यों जमा कराए, और अगर थे उनके पास तो पहले ही जमा करा के केस खत्म क्यों नहीं कर दिया? क्या जो सवालात उठते रहे, जो हमारे प्रोग्राम्स के प्लेटफॉर्म से भी उठे, अदालत में भी उठे, वो सब जमा करके एक साथ ये जवाब तैयार किया गया है और कतरी का दूसरा खत लाया गया है। नून लीग और तहरीक इंसाफ दोनों के सामने ये सवालात रखेंगे एक ब्रेक के बाद। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तलाल चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। उन दोनों से इस हवाले से बात करते हैं। तलाल चौधरी साहब, सबसे पहले आपसे, सर ऐसा लग रहा है कि आप देखते रहे कि क्या क्या सवाल पैदा होते रहे हैं पूरे केस में, और वो सवाल जमा करते रहे, फिर एक सारे के सारे सवालात का एक साथ ही जवाब दे दिया है आपने कि हसन को कैसे गए उसका भी जवाब दे दिया, अल-तौफीक की सेटलमेंट कैसे हुई उसका भी जवाब दे दिया, 92-93 में किसने लिए। तो ये आप क्या इंतजार कर रहे थे आज के दिन का कि जितने भी सवालात पैदा होंगे इस पूरे केस में उन सबका एक साथ ही जवाब दे देंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शाहजेब साहब, ये उन तमाम चीजों का जवाब है जो आपने कम अज कम 3 दफा मुझे अपने शो में पूछा, और हमेशा आप पूछते थे कि सबूत कब देंगे। मनी ट्रेल की बहुत सारी चीजें
तफसीलात कब देंगे? तो सबसे पहले तो आपके उन टॉक शोज में जो मैंने कहा, जिसकी आप फुटेज भी चलाते हैं, ये हमने आपसे कहा था वजीर आज़म ने मेरा प्रिसाइजली सवाल ही है कि मैं जो मुख्तलिफ टॉक शोज में आपसे कहता रहा, सुलेमान शहबाज से पूछता रहा, हुसैन नवाज से पूछता रहा, पाशा साहब से पूछता रहा जो शरीफ खानदान के सीईओ हैं, वो सारे सवाल जमा करके और जो अदालत में सवाल पैदा होते रहे, बाद में आपने जवाब बनाया है कि जी ये पैदा हो गए, चले आप जवाब दे देते हैं सारा का सारा एक साथ। नहीं, देखिए शाहजेब साहब, जवाब मौके की मुनासबत से, और जब ये जरूरत थी उस हमने आपसे पहले भी कहा, वजीर आजम ने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि तफसीलात जो हैं प्रॉपर फोरम पर प्रॉपर टाइम पर दी जाएंगी। और मैं एक और भी आपसे बात कह दूं, ये तफसीलात, इतनी तफसीलात दी गई हैं कि सवालों के जवाब दिए जा चुके, मगर इसके अलावा भी और डॉक्यूमेंट भी दिए जाएंगे जिससे कम अज कम लोगों को जो जहनों में अभी सवाल पैदा होने, उनके भी जवाब मिल जाए। सवाल यह है कि जिस तरह अजीजिया मिल का आपने सिर्फ मनी ट्रेल नहीं दिया, बैंकिंग ट्रेल भी दिया है, तो इस सब का मनी ट्रेल के साथ साथ बैंकिंग ट्रेल भी दे देते। अगर 80s तक ना होता तो कम से कम 90s तक होता। महज ये कह देना कि जी कैश में ही काम होता था सारा, नहीं मिल रहा था बैंकिंग ट्रेल, या वाकई नहीं था बैंकिंग ट्रेल। देखिए शाहजेब साहब, अगर ये देखिए ये चीजें जो है, ये कोई अब पहले तो इल्जाम लगता था कि पाकिस्तान में ये सब कुछ खुद बना रहे हैं, अब तो ये चीजें जो है ये गैर मुमालिक से आई हैं। इसमें बहुत सारी चीजें यूके की हैं जहां पर कोई डॉक्यूमेंट जो है बगैर वेरीफाई किए कोई साइन नहीं करता। और मैं बड़ी अहम बात बताऊं, कोई डॉक्यूमेंट हमारा ऐसा नहीं है जो ड्यूली टेस्टेड नहीं है नोटरी रिपब्लिक से, फिर उसके बाद वेरीफाइड नहीं है, उसके बाद फिर वो जो सफारत खाना है उसकी तरफ से दोबारा से उसकी तस्दीक नहीं की गई। और मुझे मौका दीजिए, फवाद चौधरी साहब के साथ है। फवाद चौधरी साहब, जिसने दुबई की मिल बेची और जिसने खरीदी उसने कहा मैंने खरीदी, इतने पैसे दिए। कतरियों ने कह दिया हाँ हमने वो वाले पैसे लिए। जिसने नेल्सन नील्सन की डील की उसने कहा मैंने शरीफ खानदान के लिए नहीं खरीदे थे ये। 99 में अल तौफीक की जो आप एग्जाम्पल देते थे उसने भी कह दिया कि भाई मेरा क्लेम ये नहीं था। तो इसको कैसे चैलेंज करेंगे, कैसे कहेंगे ये झूठा है सब कुछ? लेने वाला देने वाला सब कह रहे हैं मामला ठीक। शाहजेब साहब, मामला यह है कि कानून अंधा है, लेकिन इतना भी अंधा नहीं जितना मुस्लिम लीग नून के लॉयर्स ने समझ लिया है। आपने बिल्कुल सही बात पहले की है कि मनी ट्रांजैक्शंस जिस तरह से इन्होंने दी हैं, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस देते हैं, लेकिन बहरहाल जो कुछ इन्होंने किया है, जो आपने पहला हिस्सा तलाल साहब से पूछा है, उसको कानूनी जबान में कहते हैं मेकिंग इम्प्रूवमेंट्स। लेकिन इम्प्रूवमेंट्स करने के लिए काफ़ी अकल चाहिए होती है, और इसीलिए कहते हैं कि वकील, तरखान और डॉक्टर रखने से पहले काफ़ी देखभाल करते हैं। अब एक कहानी उन्होंने बनाई, अकरम शेख साहब जब इनके वकील थे, और उन्होंने अब उस कहानी को सब्सटेंशिएट करने के लिए एक नई कहानी दे दी है। यानी एक खातम ताई हमें मिल गया था जिसको प्राइम मिनिस्टर साहब के वालिद साहब ने 12 मिलियन दिरहम जो है वो बक्सों में भरे, उसके बाद खच्चरों पे लादे और खच्चरों पे जाके उनको दे दिए, और उन्होंने 20 साल बाद उनको 3 गुना करके वापस कर दिए, जिससे पूरा खानदान बिलियनर हो गया। देखिए ये जो कहानी है ये सिर्फ एक सवाल, क्योंकि ये लगता पहले भी उठाते रहे, इसमें सिर्फ एक मसला ये है कि जो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट उस वक्त थे, लाइबोर था, उसके नंबर्स देकर पूरा अमाउंट कैसे अक्रू हुआ, किस तरह वो इंटरेस्ट रेट पर होता रहा, वो तो नॉर्मली भी इन्वेस्टमेंट होता तो इतना अमाउंट बन जाता। इसको चैलेंज आपको वैसे ही करना पड़ेगा ना, क्या देखिए नहीं बन सकता था इतना अमाउंट। जब आपको हाइंस को बैठा के ना लेंगे, जैसे आप कैसे करेंगे नंबर मैं शेयर कर रहा हूं, चीज जो है वो जजेस बैंकिंग ट्रांजैक्शन है कि आपने कहा उनके पर उन्होंने ट्रांजैक्शन के जो आप इतने मिले बैंक में पैसा इस दी है। अगर एक खरीदी, वो कह रहा है कि अगला बंदा कह दिया कतरी भी पाकिस्तान के कोई और कतर में हो रहा है कैश लिया, तो इसमें इन्वॉल्व की गलत बैंकिंग ट्रांजैक्शन। अच्छा, पहले भी यह है कि पाकिस्तान के इंडिया को
जाहिर सकते हैं आ रही है, वो इसलिए भी जासिम पार्टनर है एलएनजी में, उनके बिजनेस में जो इनको के उनको भेज शहजाद साहब टेस्ट करी। बात तो यह है कि मगर है कि एक मिनट, कतर खान भाई में वो भी थे, इसके अलावा स्कूल की डील थी, शरीफ खान से पैसे लिए, कह रहा है कि आज ये बात के सारे करेंगे, इन सबको भी फोन ये लोग हैं, ये रहमान असल में ये कोई भी लोग नहीं है, ये सैफुर रहमान है। सैफुर रहमान बैठे हुए हैं कतर में, वो डॉक्यूमेंट्स अरेंज करते हैं, जो फोन करते हैं वहां से आ जाता है। आपके ख्याल में ये जो जवाब नहीं है, ये जो जवाब है, ये कोर्ट ऑफ लॉ में एडमिसिबल है ये जवाब के जी, क्योंकि सैफुर रहमान ने फोन करके वो टोल्ड बाय कोई आज दस्तावेज़ कोर्ट उठा, क्योंकि ये एडमिसिबल अपने बैंक नहीं है, कलियन दिरहम मिली में थी। ये मैं तो नहीं ना, अगर मैं मकसद हासिल कोई दस्तावेज अगर उन्होंने सेक्शन दे दे किया है, शरीफ भी कह रहे हैं कि इसमें तौफीक कैश में मिला। अच्छा कि ये कैश क्रेडिट कर रहे हैं और कैसे कंट्राडिक्ट, क्योंकि जो कागजात जब वो कंट्राडिक्ट एक चीज जो जिसने बेची है इतने पैसे दे, भी झूठ बोल रहा है जिसके, और क्या झूठ बोल कर रहे हैं उन्होंने जो कहा है उनका को उठाएबल हो जाएगी, कि तो थानी नहीं है, रेडी भी है करने की कोशिश करने की, उनकी ओरल से टेस्ट मामला जो है, आप दो चीजें हैं, अगर आप इनकी दो बुनियादी मिले, वो डबल बात हमें मिल गई, भी ने एक बीएम सोने के पे प्रॉफिट उसने है, ये कोई नहीं है। और फिर एविडेंस कमेंट्री एविडेंस आप मुझे मैं साहब जाहिर है उसके स्पोक जजेस के सामने इस चीज को क्या शख्सियत कह रहा एक साल से शरीफ खानदान के ऊपर कि इन्होंने मेरे पैसे देने, ये फ्लैट्स इनके, वो कह रहा है नहीं ऐसी बात नहीं शेजी नकवी। तो ये सबका सब लीगली कैसे कंटेस्ट करेंगे आप अदालत के सामने जाके? बड़ी सिंपल बात है, जो डॉक्यूमेंट साथ लगी हुई है वही कॉन्ट्रैक्ट रही है, इनकी प्रिवेल करें। और जिस दो कह रहा है थे वो से हमने अपार्टमेंट मिनिस्टर किस कोर्ट से आप प्राइवेट थी जो दो आपने बिल्ड के की थी नेल्सन ने
फैसिलिटेट करा था, मगर के साथ आपने तौफीक में $1 मिलियन की रखे गए थे। ऐसा नहीं, डॉलर में सेटलमेंट दिए थे। मियां शरीफ करेंगे इसको। जो क्राउन कोर्ट आप जांच कर ले तो अगले में जाके जब नहीं आती, अटैक भी नहीं बाद में, जिसका आप कल करा चले जाए और कर दें, क्योंकि उन्हें वो अटैच कर दें। आपका ख्याल है कि वहां पे ऑर्डर दे ना, फ्लैट भी हो गई मुताबिक लंदन की कोर्ट नहीं हो जाता है, आप मिस हो जाते हैं। आपको बता के लंदन की में जाके देखे भी सुप्रीम कोर्ट हुई है का हिस्सा, और जब वो भी सुप्रीम कोर्ट कि ये जो एविडेंस है जाहिर है बनते हैं, इसलिए पैदा होते गए या से भी आ गया, पैदा हो सकती तब कैश में हुआ ही हो गया। सबसे पहले देखे जब तो फिर इंसान करता है कभी कोई मेरे सवाल का तो मेरे सवाल बैंकिंग ट्रेल की वजह से इसका आप तो आ सकते हैं, वो सब कैश में हुआ। काज़िब साहब, जब ये कारोबार का आगाज हुआ मियां शरीफ ने किया, उस वक्त तो शरीफ फैमिली के घर से कोई काउंसलर भी नहीं था। उस वक्त तो किसी का सोच पहुंचती नहीं होगी इधर तक कि कभी ये वजीर आजम बनेंगे और वजीर आजम भी पाकिस्तान का बड़ा लीडर बनेगा। फिर उसके हिस्से दुबई के ये कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। तलाल साहब जो है वो उस वक्त शरीफ साहब भी सब बन गए, शरीफ की तूत आज आ रहे इस वक्त नहीं है। देखिए गुजारिया में है वो अपने चलते जिसका ये कोई जो कि किसी को इसका 70 मिल मेकर थे, वो को पता लोग नहीं है कि आज 4 करोड़ आपको शाज़े जा रहा हूं, वेस्ट है जुदा हम ये इस या वो में तुम्हारा किया है या ले ले इसकी तरफ जा सकता है, क्योंकि फवासन भी है, इमरान खान बातें सोच रहे हैं, आप ले लो पर आता मैं सवाल है कि जिस पर तो ये अभी ऐसी बात नहीं मौजूद थे, तो बात करेंगे एविडेंस।
पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी पेमरा ने एग्जैक्ट के चैनल पर नशर होने वाले आमिर लियाकत हुसैन साहब के प्रोग्राम और मेज़बान आमिर लियाकत हुसैन पर फौरी पाबंदी आयद कर दी है। पेमरा की जानिब से चैनल को खबरदार किया गया है कि अगर पेमरा की हिदायत पर फौरी अमल ना किया गया तो उसकी नशरियात फौरी तौर पर मुअत्तल कर दी जाएंगी। प्रोग्राम के मेज़बान पर इल्ज़ाम है कि उनके प्रोग्राम में नफरत अंगेज मवाद का प्रचार और इजहार राय की आज़ादी का गलत इस्तेमाल किया गया। मजहब और हुब्बुल वतनी का गलत इस्तेमाल करते हुए लोगों पर गद्दारी और ब्लास्फेमी के फतवे लगाए गए, ये इल्ज़ाम है। पेमरा प्रेस रिलीज के मुताबिक पेमरा ने पाबंदी का ये इकदाम प्रोग्राम की कई हफ्तों की मुसलसल निगरानी के बाद उठाया है। इस अरसे के दौरान मेज़बान ने पेमरा ज़ाब्ता अखलाक 2015 की कई शिकों, पेमरा ऑर्डिनेंस 2002 की दफ़ा 20 और पेमरा रूल्स 2009 के ज़ाब्ता 15 की मुसलसल खिलाफ वर्जी। पेमरा हुक्मनामे के मुताबिक आमिर लियाकत हुसैन को किसी भी दूसरे टीवी चैनल पर नफरत अंगेज मवाद का प्रचार करने या किसी शख्स को काफिर, गद्दार, तौहीन रिसालत या तौहीन मजहब का मुर्तकिब करार देने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक इस तरह के हसास मामलात पर फैसले का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट या आला अदलिया के पास है। पेमरा की तरफ से मज़कूरा चैनल को जारी किए गए हुक्मनामे में कहा गया है कि प्रोग्राम के मेज़बान एग्जैक्ट के चैनल के किसी प्रोग्राम, नए या नशर मुकर्रर में बतौर मेज़बान, एंकर पर्सन, मेहमान, तबसरा निगार, रिपोर्टर, एक्टर, ऑडियो या वीडियो बीपर्स या किसी भी हैसियत में शिरकत नहीं कर सकेंगे। मेज़बान को ना ही इस चैनल पर चलने वाली किसी इश्तिहारी मुहिम, ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग की इजाज़त होगी। बात सिर्फ एग्जैक्ट के चैनल तक महदूद नहीं। फैसले में यह भी कहा गया है कि अगर मेज़बान किसी और टीवी चैनल पर इजहार राय की आज़ादी का गलत इस्तेमाल और पेमरा ऑर्डिनेंस रूल्स और ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करते हुए पाए गए तो इस चैनल के खिलाफ भी पेमरा ऑर्डिनेंस 2002 तरमीमी एक्ट 2007 की दफ़ा 27 के तहत फौरी कार्रवाई की जाएगी। पेमरा को मज़कूरा मेज़बान और उनके प्रोग्राम के खिलाफ सैकड़ों शिकायत मौसूल हो चुकी हैं, जिन्हें कराची, लाहौर और इस्लामाबाद की शिकायत काउंसिल्स को ज़रूरी कार्रवाई के लिए भिजवाया जा रहा है। और ये पाबंदी उस वक्त तक मौसर रहेगी जब तक पेमरा अथॉरिटी उनके खिलाफ शिकायत पर मुतालिका काउंसिल्स की सिफारिशात की रोशनी में किसी हतमी फैसले पर नहीं पहुँच जाती। इस हवाले से पाक सेट को खुसूसी हिदायत जारी कर दी गई है ताकि पेमरा की तरफ से जारी किए जाने वाले अहकामात पर अमल किया जा सके। और इस सिलसिले में केबल ऑपरेटर्स और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स को भी हिदायत जारी कर दी गई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने मेज़बान की जानिब से नामवर सहाफ़ियों, सिविल सोसाइटी और PBA अरकान के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीर और तशद्दुद पर उकसाने के इक़दामात की मज़म्मत की है। साथ ही PBA ने ऐसे अनासिर के खिलाफ कार्रवाई और मुतासरीन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए हुकूमत, पेमरा और कानून नाफिज करने वाले इदारों के हर इकदाम की हिमायत का ऐलान भी किया है। पेमरा के सिंध रीजन के शिकायत काउंसिल को भेजी गई तहरीरी दरख्वास्त में समाजी कारकुन जिब्रान नासिर की जानिब से इल्ज़ाम आयद किया गया था कि मेज़बान ने अपने प्रोग्राम में उनके खिलाफ हतक आमेज़ और धमकी आमेज़ मुहिम शुरू कर रखी है और साथ ही इस्लाम और पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा चलाने के इल्ज़ाम भी लगाए गए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं समाजी कारकुन जिब्रान नासिर साहब। जिब्रान नासिर साहब, बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है मुतादिद ऐसी शख्सियात हैं जो सोशल मीडिया पर भी ये शिकायत कर रही हैं, पेमरा तक भी शिकायत पहुंची। आप मुसलसल मुख्तलिफ मामलात के हवाले से अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं, लाल मस्जिद का वाक़या हो, दूसरे मामलात हो, क्यों आप मजबूर हुए ये शिकायत करने पर? क्या ऐसी बात हुई थी? सर, पहले तो सबसे पहले जो कि मैं आज जियो टेलीविज़न पे बैठा हूँ, जियो न्यूज़ के ऊपर, तो मेरी आदत नहीं है कि कहीं और बैठ के मैं कोई और बात करूँ। मुझे उम्मीद है कि जियो टेलीविज़न को और बाकी तमाम नेटवर्क्स को, जिन्होंने वक्तन फ़वक्तन ऐसे लोगों को फ़रोग़ दिया है जो रेटिंग्स के लिए मेयार से गिरवी बातें करते हैं, लोगों को उकसाते हैं और तौहीन की तरफ ले जाते हैं, और आज हमारे सामने हम देख रहे हैं कि किसी और चैनल में बैठा हुआ इंसान ये काम कर रहा है, तो तमाम पहले मीडिया चैनल्स को मैं कहूँगा बतौर पाकिस्तान के शहरी कि खुदा के वास्ते पाकिस्तान में अमन के क़याम के लिए, रेटिंग्स के लिए मेयार की कुर्बानी देना छोड़ दीजिए। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि जनाब, जब आप अदालतें टीवी पे लगा लेंगे, जब आप हिब्बुल वतनी पे, लोगों के अकायद पे, मैं बतौर मुसलमान, मेरी फीलिंग्स के बारे में, मेरे आइनी हक के बारे में कौन सवाल उठाएगा, कौन मौजूद उठाएगा? जब मेरे अकीदे के बारे में बगैर मुझसे पूछे इल्ज़ाम लगाए जाएंगे, मेरी हिब्बुल वतनी पे शक किया जाएगा, और सिर्फ मैं नहीं, दीगर बहुत सारे पाकिस्तान के ऐसे नामवर लोग जिन्होंने दहाइयाँ लगा के, पूरी ज़िंदगी लगा के, अगर किसी ने पाकिस्तान की किसी पॉलिसी पे कभी तनकीद भी की तो इसीलिए कि उसका ये घर, उसका ये मुल्क, उसका ये वतन, उसका ये वतन अजीज़ बेहतरी की तरफ जा सके। माएँ भी जो हैं अपनी औलाद की असलाह के लिए उसे तनकीद का कभी निशाना बनाती
दी हैं ताकि वो भीतरी की तरफ जा सके। ये जो निज़ाम है टेलीविजन के ऊपर बैठ के अदालतें लगाने का, ये बंद होना चाहिए। इसीलिए मैं मजबूर हुआ कि मैं पहले पैमरा को लिखूं और पहले पैमरा की खिलाफ वर्जी करते हुए, पैमरा की कंप्लेंट को हाईलाइट करते हुए वो शख्स, वो चैनल नहीं रुका। फिर मैं मजबूर हुआ कि मैं FIR कटाने के लिए जाऊं, क्योंकि जिस किस्म के संगीन इल्ज़ाम लगाए हैं बहुत सारे लोग, बल्कि पूरा एक माशरा, एक तबका, एक माशरे का जो प्रोटेस्ट कर रहे थे बाजियाबी के लिए लोगों की, चूंकि असल मेन इशू वही है कि अभी तक लोग गायब हैं इस मुल्क से। उनकी बाजियाबी के लिए जो आईनी हमारी डिमांड थी, उन सबको गद्दार कह देना, मुल्हिद कह देना या तौहीन रसालत के जुमरे में ले जाना, ये डर और खौफ फैलाना, ये एक दहशत गर्दी का अमल था जिसके खिलाफ FIR का पर्चा भी जरूरी था। और मैं कुर्बान जाऊं उस वक्त कि अभी जब मैं आपके शो पे बैठा बात कर रहा हूं तो वो प्रोग्राम अभी भी जारी है पैमरा की वायलेशन में। मेरे पास जो इतलात आ रही हैं, तो मुझे नहीं पता इसका क्या सद्देबाब होगा, मुझे नहीं पता पैमरा अपनी रेट कैसे इन्फोर्स करेगी, मुझे नहीं पता हुकूमत क्या करेगी इस बारे में। सबसे पहले तो जो आपने पहली बात की है उसको इंडोर्स करते हुए और आपने चैनल के मालिकान से बात की है, के बारे में बात की और उन पर तनकीद की है, तो सबसे पहले इस चैनल पर जिस पर मैं बैठा हूं उनके मालिकान और उनकी इंतजामिया पर तनकीद करते हुए मैं आपकी बात को पूरी तरह इंडोर्स करता हूं कि जब बात हो रही हो हुब्बुल वतनी की, जब मजहब के फतवे बांटे जा रहे हों आपके अपने प्लेटफॉर्म से, और मैं जियो की इंतजामिया से कह रहा हूं, और इस किस्म की शख्सियात को आप रेटिंग्स के लिए हायर करें और दूसरों पर फतवे जारी हो रहे हों, तो ये आपको देखना होगा और मुस्तकबिल के लिए आपको ये सोचना होगा। ये मैं जियो की इंतजामिया से कह रहा हूं और फिर बाकी सारे मालिकान से कह रहा हूं। नाउ जो दूसरे लोग हैं उन्होंने भी आपको अप्रोच किया कि बड़ी जाती हो रही है हमारे साथ, मजहब को इस्तेमाल करके और हुब्बुल वतनी और गद्दारी के फतवे हमें दिए जा रहे हैं। सर, सबने पैमरा को अप्रोच किया। अगर आप पैमरा का नोटिफिकेशन पढ़ेंगे जिसके तहत ये बैन का ऑर्डर दिया गया है, सैकड़ों लोगों ने, और मुझे तो बताया जा रहा है हजारों लोगों ने जो है ये क्या कहते हैं कंप्लेंट जमा कराई है। मगर देखें यहाँ पे मसला क्या है, ये इश्यूज अगर सिर्फ पैमरा की कंप्लेंट काउंसिल में या कोर्टों में अगर होंगे तो आम आवाम जो है वो मुश्तहिल ही रहेगी और आम आवाम कंफ्यूजन का शिकार रहेगी। ये जो पैमरा का खूबसूरत कोड ऑफ कंडक्ट है, इसमें बड़ी प्यारी अच्छी बातें हैं, ये जो नेशनल एक्शन प्लान के बड़े सुनहरी 20 पॉइंट हैं, और ये जो हमारे आइन के अंदर 20-24 के करीब बेहतरीन हमारे बुनियादी हकूक हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमारी रियासत, हमारी हुकूमत आम आवाम में शऊर क्यों नहीं पैदा करती, ताकि किसी इंसान को ना हक दिया जाए, किसी का हक मारने का, हेट स्पीच को फ्री स्पीच बना के प्रेजेंट करने का। और आम लोग तो कंफ्यूज रहेंगे ना। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि जिस शख्स को बैन किया गया है उसकी बड़ी पजीराई भी है, आप बड़े फॉलोअर्स भी हैं, आपको लग रहा होगा कि उनका एंकर सही बात कर रहा है, तो ये अवाम के रहनुमाई के लिए हुकूमत को कदम उठाना पड़ेगा। जिन लोगों पर तनकीद हुई और उनके मजहबी ख्यालात को क्वेश्चन किया गया, उनके मजहब को क्वेश्चन किया गया या उनकी हुब्बुल वतनी को क्वेश्चन किया गया, क्या उनको मुश्किलात का आप समेत सामना करना पड़ा किसी भी तरीके से? क्या सवालात ऐसे उठे जिसकी वजह से आप खुद परेशान हुए या वो लोग? मैं अपनी ज़ात के बारे में नहीं कहूँगा, मगर आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से मैं हुकूमत के ऑफिशियल नोटिस में लेके आ रहा हूँ। मेरा यह खदशा है कि वो तमाम लोग जो गायब हैं, जो अगवा किए गए, जो अपडेट किए गए, उनके ख़ानदानों को इस जहरीली मुहिम की वजह से जिसमें गलत किस्म के इल्ज़ाम लगाए गए हैं, उनकी जान को खतरा हो सकता है। उनकी सिक्योरिटी जो है बिलफौर यकीनी बनाई जाए और हुकूमत को इस बात को आगाह होना पड़ेगा कि जब इस तरह के संगीन इल्ज़ाम लगाते हैं तो आवाम मुश्तइल होती है, लोगों को प्रोवोक किया जाता है, और तमाम वो लोग जिन पर इल्ज़ाम लगे हैं उनकी हिफाजत के लिए हुकूमत कुछ सोचे और मुल्क और कौम की हिफाजत के लिए मुल्क को सोचे। बहुत शुक्रिया। जिब्रान नासिर हमारे साथ मौजूद थे। बदकिस्मती हमारे मुआशरे में ज़ाती एजेंडे की तकमील के लिए हुब्बुल वतनी, गद्दारी, कुफ्र, तौहीन मजहब के इल्ज़ामात लगाने का रुझान जोर पकड़ रहा है। कोई आपकी बात से यकीन नहीं करता, आपके एजेंडे के खिलाफ है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखता है, तो बजाय इसके कि उसके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पे बात करें, उस पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाएं, मजहब को इस्तेमाल करते हुए उस पर ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगाएं, उसके मजहबी नज़रियात पर सवाल उठाएं। इस तरह के इल्ज़ामात जहाँ बहुत संगीन हैं वहीं उनके मनफी असरात भी रूनुमा होते हैं। अक्सर इस तरह के प्रोपेगेंडे का नतीजा पुरतशद्दुद वाक़यात की सूरत में भी सामने आता है, और नफरत अंगेज़ तकारीर या मवाद को नशर होने से रोकना सिर्फ पैमरा की जिम्मेदारी नहीं, मीडिया वर्कर्स, मीडिया मालिकान को भी अपना फ़र्ज़ अदा करना होगा कि वो इस तरह के मवाद की हौसला शिकनी करें और नशर होने से रोकें। वज़ारत दाखिला का काम है कि वो नेशनल एक्शन प्लान के तहत नफरत अंगेज़ तकारीर को रोकने के लिए मुतहर्रिक हो। जैसा कि जिब्रान नासिर कह रहे थे कि हेट स्पीच को फ्री स्पीच कहकर चला देना और लोगों की जिंदगियां खतरे में डाल देना मसले का हल नहीं, क्योंकि हुकूमत का किरदार है इस मामले में, सबसे अहम किरदार है कि वो अदा करे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी।